हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, चिल कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हालांकि वो तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम आपको पहले से आपको देर से बोल देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज बेटा हम लोगों को चैप्टर जो पढ़ना है वो है जीवों में विविधता, जिसको हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं मोहित यादव, मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये उदय बैच है। और बेटा उदय बैच किसके लिए है? तो हमारे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों के लिए उदय बैच है। जो हमारे छोटे छोटे क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको मैं जो है जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जीव विज्ञान में हम लोगों को जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है जीवों में विविधता। और जीवों में विविधता जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो आज का जो लेक्चर है बेटा वो चौथा लेक्चर जाने वाला है। ठीक है ना बेटा, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में विविधता। और इस जीवों में विविधता में हम लोगों को जो पढ़ना है वो बेटा चौथा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर चौथा है। इसके पहले हम लोगों ने इसके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने जो अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 5 जगत का वर्गीकरण। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। 2 जगत का वर्गीकरण कैसे होता है, किसने किया था। 3 जगत के वर्गीकरण को किसने किया था, और उसमें क्या क्या वहां पर जो है 2 जगत से 3 जगत में क्या नया चेंजमेंट आया था। फिर 4 जगत का वर्गीकरण, फिर 5 जगत का, फिर 6 जगत का। ये सारे वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़े थे। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है वो पिछली पहले क्लासेस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। हालांकि अगर आप पिछली क्लासेस को नहीं भी देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, क्योंकि वो पिछली क्लास से रिलेट नहीं करता है। मतलब टॉपिक तो वही, क्योंकि चैप्टर है, लेकिन एक नया टॉपिक है। ठीक है ना, तो जो नया टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी उसका जो बेस है, जो उसका कोर है, वो बेस समझने के लिए आपको पिछले लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग 5 जगत के वर्गीकरण में 3 वर्गीकरण को, 3 जगत को हम लोग खत्म कर चुके थे। कौन कौन से 3 वर्गीकरण को हम लोग पढ़ चुके थे बेटा? जिस 5 जगत के वर्गीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्गीकरण, और वर्गीकरण किसका? 5 जगत का। किसने दिया था बताओ जरा, चलो बताओ। 5 जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने और कब, कौन सा ईयर था वो, किस सन में दिया था, वो किसने दिया था? कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है ना, इसके अलावा 2 जगत का वर्गीकरण, 3 जगत का वर्गीकरण और 4 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। 2 जगत का वर्गीकरण किसने बताया, फिर 3 जगत का, फिर 4 जगत का, और फिर 5 जगत का वर्गीकरण किसने बताया। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी क्लास, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, ये सारे ही सारे यहां पर क्या है? जगत। ठीक है, 5 जगत के वर्गीकरण में जिस 3 को हम लोग पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से हैं? मोनेरा पहला, दूसरा प्रोटिस्टा, और तीसरा पंजाई, जिसको क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो ये 3 हम लोग पढ़ चुके थे, 3 हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो 2 और हैं वो कौन कौन से हैं? एक है प्लांटी, और इसके बाद एनिमलिया। तो इन 2 को हम लोगों को आज डिस्कस करना है। ठीक है, इन 2 को हम लोग आज पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि प्लांटी क्या है, कौन कौन से पेड़ पौधों को किस कैटेगरी के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन से उपसमूह आते हैं। जैसे प्रोटिस्टा में हमने आपको बताया था 5 तरह के उपसमूह आते हैं, बताया था ना। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, और उपवंक, कवक, और प्रोटोजोआ, 5 बताए थे। इसी तरीके से प्लांटी में क्या क्या आता है, फिर एनिमलिया में कौन कौन से फाइलम आते हैं, बहुत सारे फाइलम आते हैं। उन सारे फाइलम की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है किसका? प्लांटी का, मतलब पेड़ पौधों का, और एनिमलिया मतलब जीव जंतु। तो किस तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से हम लोगों को इसको पढ़ना है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? आज हम लोगों को पढ़ना है प्लांटी के बारे में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और वहीं एनिमलिया, एनिमलिया में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? जीव जंतुओं की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब ये जो पेड़ पौधे हैं, तो इस पेड़ पौधों में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, कितने उपवर्ग आते हैं, ये पढ़ना है। चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु में कौन कौन से फाइलम आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जीव जंतुओं को किस में रखते हैं? जीव जंतुओं को फाइलम में रखते हैं। बताया था ना आपको, जीव जंतुओं को किस में रखते हैं? फाइलम में रखते हैं। जबकि पेड़ पौधों को किस में रखते हैं? पेड़ पौधों को डिवीजन में रखते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों को डिवीजन में रखते हैं और जीव जंतुओं को फाइलम में रखते हैं। डिवीजन की बात करेंगे तो DIVISION अंग्रेजी में वही शब्द है। और फाइलम की बात करेंगे तो यहां स्पेलिंग P से शुरू होती है, ना कि F से। PHYLUM। ठीक है, तो किस में रखा जाता है? तो जीव जंतुओं को फाइलम में रखा जाता है, जबकि पेड़ पौधों को डिवीजन में रखा जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोगों को प्लांटी में क्या क्या पढ़ना है। प्लांटी और एनिमलिया किस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन यहां पर करा रहा हूं। हमने आपको बताया था जो जीवधारी होते हैं, उन जीवधारियों को दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें केंद्रक या तो अनुपस्थित होता है या फिर जो है अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक है उसमें जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या है, ये आप लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। ठीक है, या फिर वो राइबोसोम हो, या अंतःप्रद्रवी जालिका हो, या गोल्जी काय हो, या लाइसोसोम हो, ये सारे ही क्या है? ये सारे ही झिल्ली युक्त या झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं, जो किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये सब झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इस आधार पर जीवों का वर्गीकरण शुरुआत में किया गया था। ठीक, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद यूकैरियोटिक को एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के आधार पर दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। एक कोशिकीय जीव में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव में हम लोग कवक मतलब फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, जो कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनको जो है रखा गया बहुकोशिकीय में। तो आज हम लोगों को किसकी बात करनी है? प्लांटी और एनिमलिया की। आज हम आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताते हैं। पिछली क्लास में ऊपर से लेकर नीचे तक गए थे, क्योंकि आज हम लोगों को सिर्फ प्लांटी और एनिमलिया मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है। तो उसको एक अलग तरीके से देखते हैं, किस तरीके से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है प्लांटी और एनिमलिया। ठीक, प्लांटी और एनिमलिया। अब ये जो बेटा प्लांटी है और ये जो एनिमलिया है, ठीक है, प्लांटी में किसको पढ़ते हैं? पेड़ पौधों को। एनिमलिया में किसको पढ़ते हैं? जीव जंतुओं को। ठीक, तो ये जीव जंतु या फिर ये पेड़ पौधे। ठीक, प्लांटी में पेड़ पौधे और एनिमलिया में जीव जंतु। ये दोनों ही बेटा कैसे होते हैं? दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं
दोनों ही कैसे होते हैं बेटा? दोनों ही, चाहे प्लांटी हो या एनिमलिया हो, दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय। यूकैरियोटिक का मतलब बेटा आपको पता है कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? पूर्ण विकसित केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक, पूर्ण यूकैरियोटिक कौन से जीव होते हैं? जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग झिल्ली युक्त हमने आपको बताया, चाहे सूत्रकणिका हो या फिर हरित लवक हो या अंतःप्रद्रवी जालिका हो या गोल्जी कॉय हो, गोल्जी बॉडी, या फिर लाइसोसोम हो या राइबोसोम हो, जितने भी ये कोशिकांग हैं, ये सब कैसे होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। और जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो किसकी बेटा खासियत होती है, किसकी विशेषता होती है? तो वो यूकैरियोटिक जीव की विशेषता होती है। ठीक है, तो प्लांटी मतलब पेड़ पौधे और एनिमलिया मतलब जीव जंतु यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय कौन होते हैं बेटा? जिनका जो शरीर है, ऐसे जीव। बहुकोशिकीय कौन है? ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है। एक से अधिक कोशिका से बना होता है। ठीक, ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है वो क्या होते हैं? वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और यूकैरियोटिक कौन होते हैं? जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, तो बेटा प्लांटी और एनिमलिया मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही सजीव हैं। कैसे हैं? ये दोनों ही सजीव हैं और यूकैरियोटिक हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो दोनों की खास बात है। दूसरी बात दोनों में अंतर क्या है? अगर अंतर की बात करेंगे तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में अंतर क्या है? आप बताएंगे? सोचिए और बताइए क्या अंतर है। जो जीव जंतु हैं इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कैसी होती है बेटा? जो कोशिका भित्ति है वो कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। जबकि पेड़ पौधों में की खास बात क्या है? पेड़ पौधों की खास बात ही यही होती है कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक, तो ये हो गया पहला अंतर। ठीक, पहला अंतर क्या हो गया कि पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पाई जाती है, और जीवधारियों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं। तो जो अपने भोजन को स्वयं बना लेता है, खुद बना लेते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं।
उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्व का मतलब है स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बना ले। और कैसे बनाते हैं स्वयं, तो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं। तो पहला कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, दूसरा स्वपोषी होते हैं। जीव जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको परपोषी कहते हैं। मतलब परपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, ठीक। अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर जो निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको परपोषी जीव कहते हैं। तो जीव जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। और कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा, अनुपस्थित होती है। वहीं पेड़ पौधों की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सी कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज की होती है। कौन सी कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज की होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, हेमिसेल्यूलोज भी पाया जाता है। ठीक, काइटिन भी पाया, काइटिन तो मान लो फंजाई में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक, तो पेड़ पौधों में क्या होगा, सेलुलोज की होगी कोशिका भित्ति। और क्या होंगे, स्वपोषी जीव होंगे। कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे। स्वपोषी का मतलब क्या, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और अपना भोजन स्वयं कैसे बनाएंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे। ठीक, तो ये बेटा हो गया किसके बारे में, जो आज हम लोगों को पढ़ना है, प्लांटी और एनिमलिया जगत को पढ़ना है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही जगत हैं। दोनों ही क्या है, जगत हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। तो ये दोनों ही जगत हैं। ठीक है, और चाहे फिर वो प्लांटी जगत हो या फिर वो एनिमलिया जगत हो, ये दोनों ही जगत जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, इनकी खास बात क्या क्या होती है यहां पर हमने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब पेड़ पौधों के बारे में और क्या क्या खास बात है आगे चल करके उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, जो पेड़ पौधे हैं कौन है, जो प्लांटी है, और प्लांटी में कौन आते हैं, प्लांटी में कौन आते हैं, तो प्लांटी में पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, इन पेड़ पौधों को भी 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है, 5 उपवर्गों में इन पेड़ पौधों को विभाजित किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर किया गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहां पर हम लोग समझते हैं। देखो, पेड़ पौधों की खास बात क्या है, पेड़ पौधों की खास बात क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो 3 चीजों में विभाजित होते हैं। कितनी चीजों में, 3 चीजों में। पहला जड़, जड़, दूसरा तना, और तीसरा पत्ती। जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती में
विभाजित होते हैं। ठीक, जो पेड़ पौधे हैं वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं, ये पेड़ पौधों की खास बात है। लेकिन एक पेड़ पौधों में ऐसा उपवर्ग होता है जो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है क्या? आप तो बता रहे हैं कि पेड़ पौधों की खास बात क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो जड़, तना और पत्ती में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। लेकिन एक को छोड़ के, ठीक है, शुरुआत अगर हम पेड़ पौधों की करेंगे तो पेड़ पौधों में एक ऐसा उपवर्ग आता है, पेड़ पौधों में एक ऐसा उपवर्ग आता है जिसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं बेटा? थैलोफाइटा। ये जो थैलोफाइटा है, इस थैलोफाइटा ही प्लांटी का क्या है, एक उपवर्ग है जिसमें जो थैलोफाइटा है ये जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है ना, जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं? उसको थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। जब आपको थैलोफाइटा डीप में पढ़ाएंगे फिर आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आज हम लोगों को एक ओवरव्यू समझना है। आज हम लोगों को छोटी छोटी चीजें समझनी है कि प्लांटी में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं, क्या क्या उसको उपवर्ग में बांटा गया है, वहीं जीव जंतुओं को कौन कौन से उपवर्गों में बांटा गया है, आज हम लोगों को ये डिस्कस करना है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि जो प्लांटी है जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, और पेड़ पौधों की खास बात क्या होती है, तो पेड़ पौधों की खास बात यह होती है कि ये जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं। ठीक, वहीं अगर पेड़ पौधों में हम सबसे पहले उपवर्ग की बात करेंगे जिसको थैलोफाइटा कहते हैं, तो थैलोफाइटा में बेटा जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनको कहां रखा गया है? प्लांटी में रखा गया है। क्यों बताओ? अब तो ये सोचने वाली बात है कि जब ये जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं तो इनको प्लांटी में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और उसकी सहायता से ये थैलोफाइटा जिसमें जो पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से ये अपने भोजन को बनाते हैं। और मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था कि पेड़ पौधों की खास बात क्या है। पहली चीज, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और दूसरी बात ये स्वपोषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होने के बावजूद, जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होने के बावजूद थैलोफाइटा के अंतर्गत जो पेड़ पौधे आते हैं वो दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन कोशिका भित्ति पाई जाती है, पहली कंडीशन कोशिका भित्ति पाई जाती है, और दूसरी शर्त क्या है कि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है ना भाई? तो इस वजह से थैलोफाइटा को किस में रखा गया है? प्लांटी में रखा गया है, जबकि ये जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो बेटा इसका उदाहरण क्या आ जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा शैवाल। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। ठीक है, शैवाल। तो शैवाल इसका उदाहरण है। आप लोगों ने देखा होगा पानी में काई लग जाती है, ठीक है ना, तो वहां पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, अब ये क्या है बेटा? ये थैलोफाइटा है। क्या है ये? थैलोफाइटा है ना। और इस थैलोफाइटा में देखो ये आपको क्या दिख रहा है? देखो ये एक मतलब ऐसी जगह है जहां पर पानी लगातार बह रहा है, वहां पर ये पत्थर पड़े हुए हैं, और इस पत्थर में बेटा ये क्या लगी हुई है? देखो इस पत्थर में क्या लग गई है? काई लग गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काई कहते हैं ना। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा और ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है ना, काई लग गई है, जो कि बहुत ही चिकना होता है। अगर पैर यहां पे रख जाए तो फिसल जाता है पैर। या फिर आपकी छत में अगर पानी कई दिनों तक भरा रहे, आपकी छत में अगर पानी कई दिनों तक भरा रहे तो आपको कुछ इस तरह का आकार आपको दिखाई देता है, मतलब वहां पर क्या लग जाती है? ये काई लग जाती है। इस काई को ही क्या कहते हैं बेटा? इस काई को ही क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं।
इस काई को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। और इसको किस में रखा गया है? तो इसको थैलोफाइटा में रखा गया है। क्यों? क्योंकि आपको ये हरे रंग के दिख रहे हैं, चाहे ये हो आपको हरे रंग का दिख रहा है, ये आपको हरे रंग का दिख रहा है, ये आपको हरे रंग का दिख रहा है, ये हरे रंग के होते हैं। इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इस क्लोरोफिल वर्णक की वजह से ये क्या करते हैं? ये अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को फॉलो करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसी वजह से थैलोफाइटा को किस में रखा गया है? पेड़ पौधों में रखा गया है, प्लांटी में रखा गया है। क्या इसको आप देख करके बता सकते हो कि इसमें कहां जड़ है, कहां तना है, कहां पत्ती है? कहीं आपको इसमें जड़, तना या पत्ती दिख रहा है? क्या आपको इसमें जड़, तना और पत्ती दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। जड़ तो फिर आपको प्रॉपर कैसी होनी चाहिए? आपको ये तना हो गया, ठीक है, फिर ये यहां पर क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी, है ना। ये यहां पर जड़ हो गई, ये तना हो गया, फिर ये आगे आगे ऐसे ऐसे आकर के फिर बाद में यहां पर पत्तियां आएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? एक जो पेड़ है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। लेकिन इस काय में आपको कहीं भी ना जड़ दिखाई दे रही है, ना तना दिखाई दे रहा है, ना ही पत्ती दिखाई दे रही है। फिर भी इसको किस में रखा गया है? प्लांटी किंगडम में रखा गया है, प्लांटी जगत में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये हरे हैं, और हरे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करेंगे, अपने भोजन को स्वयं बनाएंगे। दूसरा, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस आधार पर जो है थैलोफाइटा को किस में रखा गया है बेटा? प्लांटी में रखा गया है, ठीक है। अगर आगे बात करें, तो क्या आ जाएगा? थैलोफाइटा के बाद आता है बेटा ब्रायोफाइटा। क्या आता है? ब्रायोफाइटा आता है, ठीक है। अब थैलोफाइटा में तो जड़, तना, पत्ती नहीं था, लेकिन इसमें जड़ के जैसा जड़, तना, पत्ती इसमें भी नहीं मिलेगा। जड़, तना, पत्ती इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन जड़, तना और पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है, समझे। जड़, तना और पत्ती आपको ब्रायोफाइटा में भी नहीं मिलेगा, लेकिन जड़, तना और पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। मतलब लगभग ऐसा आपको लगेगा कि हाँ, यहां पर जड़ दिखाई दे रही है, यहां से जड़ की शुरुआत है। ये कुछ तने के जैसा संरचना दिखाई दे रही है, ये कुछ पत्ती के आकार की संरचना दिखाई दे रही है। तो उसके जैसी संरचना दिखाई देगी, उसको किस में रखा जाएगा? उसको ब्रायोफाइटा में रखा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर तीसरी बात करेंगे तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा टेरिडोफाइटा। नाम तो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब आप एक ही नाम को बार बार पढ़ेंगे तो वो नाम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तीसरा क्या है? टेरिडोफाइटा है। फिर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और फिर एंजियोस्पर्म। ठीक, तो ये कितनी कैटेगरी हो गई? ये हो गई 5 कैटेगरी: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते थे। ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। जड़, तना, पत्ती नहीं मिलेगा, लेकिन इसके जैसी संरचना आपको मिल जाएगी, ठीक। जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। अब ये जो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें आपको प्रॉपर क्या मिलेगा? जड़, तना, पत्ती मिलेगा। यहां पर जड़ भी मिलेगी
तना भी मिलेगा और पत्ती में विभाजित होते हैं। ठीक है, जड़ तना पत्ते में विभाजित होते हैं। फिर भी इनमें क्या अंतर है, फिर भी टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है? तो अब बेटा यहां पर अंतर किया जाता है किसके आधार पर? जल और खनिज लवणों के संवहन के आधार पर। ठीक है ना, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों की खास बात क्या है? मैंने आपको बताया कि यहां पर जड़ तना और पत्ती में विभाजित होते हैं, जड़ तना और पत्ती में विभाजित होते हैं, ये तो इसकी खास बात है। लेकिन फिर इनको अलग अलग क्यों किया गया? टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म क्यों किया गया? जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म क्यों किया गया? क्योंकि यहां पर अब अंतर हो रहा है जल और अन्य खनिज लवणों के संवहन के आधार पर। आपको पता है क्या कि जो पेड़ पौधे हैं वो भूमि से, जमीन से जल को अवशोषित करते हैं। किसके माध्यम से? जड़ों के माध्यम से। पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से, किसके माध्यम से बेटा? जड़ के माध्यम से जमीन से जल को अवशोषित करते हैं और पौधों के विभिन्न भागों में भेजते हैं। वहीं पौधों में जो हरी पत्तियां पाई जाती हैं, कौन? ये जो पत्तियां होती हैं, किस कलर की? जो हरी पत्तियां होती हैं, ये हरी पत्तियां क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करती हैं। और भोजन का निर्माण जब पत्तियों में हो जाता है तो फिर पौधों के विभिन्न भागों में उस भोजन को स्थानांतरित किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। तो पौधों में जल, खनिज लवण और भोजन का क्या होता है? स्थानांतरण किया जाता है। इनका स्थानांतरण किसके आधार पर होता है? देखो, इन तीनों को किसके आधार पर विभाजित किया गया है? तो इन तीनों को, चाहे टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, किसके आधार पर? जल, खनिज लवण, जल, खनिज लवण तथा भोजन, जल, खनिज लवण तथा भोजन के स्थानांतरण के आधार पर, किसके आधार पर? स्थानांतरण के आधार पर, जल, खनिज लवण और भोजन के स्थानांतरण के आधार पर पेड़ पौधों को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब बात यह आती है कि इनका जो स्थानांतरण है वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका जो स्थानांतरण है वो किया जाता है संवहन ऊतक के आधार पर। ठीक है, तो जल, खनिज लवण तथा भोजन का जो स्थानांतरण है ये किसके माध्यम से किया जाता है? तो स्थानांतरण इन सभी का, जल, खनिज लवण और भोजन का जो स्थानांतरण है, इसका स्थानांतरण किस आधार पर किया जाएगा? संवहन ऊतक के है। कौन करता है बेटा? संवहन ऊतक करता है। संवहन ऊतक, स्थानांतरण कौन करता है? संवहन ऊतक। और अगर संवहन ऊतक की अगर आप बात करेंगे तो संवहन ऊतक आपको कितने तरह के मिल जाएंगे? यहां पर दो तरह के मिल जाएंगे। कितने तरह के मिल जाएंगे? दो तरह के संवहन ऊतक मिल जाएंगे। एक हो जाएगा बेटा जाइलम, एक क्या हो जाएगा? जाइलम, और दूसरा है फ्लोएम। एक है जाइलम और फ्लोएम। किसकी बात कर रहे हैं हम? संवहन ऊतक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? संवहन ऊतक की बात कर रहे हैं। ये जो संवहन ऊतक है, ये संवहन ऊतक क्या करता है? जल, खनिज लवण और भोजन का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। और स्थानांतरण कौन करता है? संवहन ऊतक। ये संवहन ऊतक कितने प्रकार के हैं बेटा? दो प्रकार के हैं, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम क्या करेगा? जाइलम क्या करेगा बेटा? तो जाइलम करेगा, जाइलम क्या करेगा? जल, जल और जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करेगा। क्या करेगा? जल और खनिज लवणों का
स्थानांतरण, ठीक है। जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करेगा, कौन करेगा? जाइलम करेगा। कौन करेगा? जाइलम करेगा, जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण, ठीक है। जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण। वहीं फ्लोएम क्या करेगा बेटा? फ्लोएम क्या करेगा? जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण कौन करेगा? जाइलम करेगा, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम करेगा भोजन का स्थानांतरण। फ्लोएम क्या करेगा बेटा? भोजन का क्या करेगा? भोजन का स्थानांतरण करेगा। कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। भोजन का स्थानांतरण कौन करेगा बेटा? फ्लोएम करेगा, ठीक। और जाइलम क्या करेगा? जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करेगा। तो बेटा जल और खनिज लवण ठीक है। जल और खनिज लवण और भोजन, इसका क्या किया जाएगा? स्थानांतरण किया जाएगा। जल और खनिज लवण का स्थानांतरण कौन करेगा बेटा? जाइलम करेगा, ठीक। और भोजन का स्थानांतरण कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। इसके और ये जाइलम और फ्लोएम क्या है बेटा? तो ये संवहन ऊतक है। क्या है? संवहन ऊतक है। अब संवहन ऊतक कहां पाए जाते हैं, कहां नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, देखो क्या लिखा है कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा कि बिना संवहन ऊतक के, क्या लिखा है? बिना संवहन ऊतक के कौन है? ब्रायोफाइटा है। कौन है? ब्रायोफाइटा। कैसा है? बिना संवहन ऊतक के है। जबकि संवहन ऊतक कहां? तीनों में पाया जाएगा। संवहन ऊतक हमको संवहन ऊतक कहां मिलेगा? तीनों में मिलेगा, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो या फिर वो जिम्नोस्पर्म हो या फिर वो एंजियोस्पर्म हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? देखो यहां पर लिखा हुआ, अगर आपको प्रॉपर दिख रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपको हम फिर से बता देते हैं। हमने आपको यहां पर क्या बताया कि जल, खनिज लवण और भोजन के स्थानांतरण के आधार पर जो है क्या किया गया है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म को जो है क्या किया गया है? आगे विभाजित किया गया है, ठीक है। तो अब ये तीनों ही मतलब जल, खनिज लवण और भोजन का किसके माध्यम से होगा? संवहन ऊतक के माध्यम से होगा। और संवहन ऊतक बेटा क्या कौन कौन से हैं? तो जाइलम और फ्लोएम है। संवहन ऊतक कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम क्या करेगा बेटा? जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करेगा, जबकि फ्लोएम क्या करेगा? भोजन का स्थानांतरण करेगा, ठीक। तो भोजन का स्थानांतरण हो या जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण हो, कौन करता है? संवहन ऊतक करता है। तो ये संवहन ऊतक कहां मिलेंगे हमको? ये संवहन ऊतक यहां मिलेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसीलिए इन तीनों को एक कलर से लिखा है। तो तीनों की खास बात क्या है? जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? कि संवहन ऊतक पाए जाते हैं। दूसरा संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब ये संवहन ऊतक क्या है? आपको यह परेशान होने की वाली बात नहीं है ना। संवहन ऊतक क्या है? संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम है। संवहन ऊतक क्या है? जाइलम और फ्लोएम है, जिसमें जो जाइलम है वो जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो भोजन का स्थानांतरण करता है। तो ये जो बेटा संवहन ऊतक है जाइलम और फ्लोएम, ये आपको टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यहां पर हमको मिलेंगे। जबकि ब्रायोफाइटा में जड़, तना और पत्ती की जैसी संरचना होती है और संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी का
तो ये था इसका पहला पॉइंट। और इसी का दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं किसमें, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में संवहन ऊतक बेटा यहां पर संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक, अब इनकी खास बात क्या है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। अब इनकी खास बात क्या है, इनमें क्या अंतर है, तो इनमें अंतर होता है बेटा बीज का। किसका अंतर होता है, बीज का। जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये वाले तीसरे नंबर पे है ना, ये जो टेरिडोफाइटा है ना, इस टेरिडोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग जैसे सेब है या बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसके अंदर बीज होते हैं। तो अगर फलों के अंदर बीज नहीं है, अगर बीज नहीं है तो किस में रखा जाएगा, टेरिडोफाइटा में। और अगर बीज हैं तो फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब वो बीज कैसा है, क्या वो बीज फलों के अंदर है तो एंजियोस्पर्म में, और वो बीज के अगर बाहर का आवरण नहीं है तो जिम्नोस्पर्म में। तो बीज के आधार पर फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में उसको विभाजित किया गया है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में तो बीज मिलेंगे ही नहीं। टेरिडोफाइटा में वो बीज जो फलों के अंदर पाए जाते हैं तो बीज नहीं पाए जाएंगे, बीज रहित होगा कौन, टेरिडोफाइटा। ठीक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोनों में बीज मिलेंगे, बीज पाए जाएंगे, बीज सहित होंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में बीज के ऊपर का जो आवरण है वो नहीं मिलेगा, जबकि एंजियोस्पर्म में वो फलों के अंदर बीज पाए जाएंगे, उसके ऊपर हमको आवरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये संवहन ऊतक के बारे में यहां पर आपको बताया। ठीक है, और फिर ये स्लाइड जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो आपको पहले अभी पढ़ाया वो सब यहां पर लिखा है कि जो पेड़ पौधे हैं पादप है ना, ये पादपों का वर्गीकरण है। पादपों के वर्गीकरण में जो पेड़ पौधे हैं ये बिना पादप शरीर बिना विभेदन के, मतलब जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा हो जाएगा। और अगर जब जड़, तना, पत्ती मिलेगा तो फिर वो आगे उसको बांटा जाएगा। ठीक, लेकिन जो ब्रायोफाइटा है वो क्या है, बिना संवहन ऊतक के है। किसके है, बिना संवहन ऊतक के है, जबकि यहां पर संवहन ऊतक पाया जाएगा। अब संवहन ऊतक क्या है, तो संवहन ऊतक आपको पता है क्या है, जाइलम। संवहन ऊतक क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों संवहन ऊतक हैं, जिसमें जाइलम जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करेगा और जो फ्लोएम है वो भोजन का स्थानांतरण करेगा। ठीक, तो ब्रायोफाइटा में तो संवहन ऊतक पाए नहीं जाते हैं, इसमें तो नहीं पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइटा में पाए जाएंगे, और जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे, और एंजियोस्पर्म में पाए जाएंगे। ठीक, अब जो टेरिडोफाइटा है, इस टेरिडोफाइटा में आपको बीज मिल जाएंगे, है ना, मतलब बीज नहीं मिलेंगे, तो ये हो गया बीज रहित। क्या हो गया, बीज रहित। और यहां पर हमको बीज मिलेंगे, तो आप बात लिख दो कि बीज सहित। क्या लिख सकते हैं इसको, बीज सहित। बीज सहित। अब जो बीज सहित है उसमें भी अब ये नग्न बीज हैं। कैसे हैं, नग्न बीज। ये चार्ट आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ये नग्न बीज हैं, मतलब बीजों के ऊपर जो आवरण है, जो परत होती है वो नहीं पाई जाएगी। तो किसमें रखा गया इनको, जिम्नोस्पर्म में। वहीं जो फलों में बंद बीज होंगे उसको किसमें रखा जाएगा, एंजियोस्पर्म में रखा जाएगा। अब एंजियोस्पर्म को भी आगे चल करके दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अगर बीजपत्र सिर्फ एक होगा, बीजपत्र सिर्फ एक होगा तो एक बीजपत्री, और अगर दो बीजपत्र हैं तो द्विबीजपत्री होंगे। तो चाहे एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री हो, दोनों को ही किसमें रखा गया है, दोनों को ही एंजियोस्पर्म में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियर है। कितनी क्लासेस पढ़ी, कितने उपवर्ग पढ़े हम लोगों ने, 5। थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलो सभी को अब हम लोग चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं? चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। थैलोफाइटा को मैंने आपको दिखाया ही, ये जो थैलोफाइटा है यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? काई की तरह की संरचना मिलेगी, जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होंगे। क्या होते हैं? ये शैवाल होते हैं और आपको यहाँ पर इस तरह की काई की संरचना मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें ये क्या है? ये स्पाइरोगाइरा है, ये यूलोथ्रिक्स है। ठीक, वही क्या है बेटा? ये ब्रायोफाइटा है। अब ब्रायोफाइटा में मैंने आपको क्या बताया था कि जड़ जैसी, तने जैसी, पत्ती के जैसी संरचना आपको मिलेगी, जड़ तना और पत्ती के जैसी संरचना मिलेगी। तो आप इस चित्र में यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है, अब ये पूरी तरह से जड़ तना पत्ती यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ ये जो संरचना है आपको किसके तरह की दिखाई दे रही है? पत्ती की तरह की संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहां पर इस पत्ती के नीचे जो यहां पर आपको इधर जो संरचना है वो क्या है? वो जड़ है। क्या है बेटा? वो जड़ है। और ये कहां मिलता है? तो ये मिलता है नम स्थानों पे। कहां मिलता है बेटा? कहां उगता है? नम स्थानों में उगते हैं, नम स्थानों में उगते हैं। कहां उगते हैं बेटा? ये नम स्थानों में उगते हैं। ठीक है, और संवहन ऊतक पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता। ये भी आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संवहन ऊतक अनुपस्थित। संवहन ऊतक क्या है? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कहीं पुराने घर वगैरह हैं या जहां पर हल्का फुल्का पानी बरसा हो या वहां पानी पड़ा हो, नमी होती है वहां पर, या कहीं लंबी सी दीवार है, उस दीवार में ही ये चिपके हुए आपको वहीं पर मिल जाएंगे। प्रॉपर आपको वहां पर अच्छे तरह से उसकी जड़ नहीं मिलेगी, तना नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ इस तरह से आकार की संरचना आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको किस में रखा गया है? ब्रायोफाइटा में रखा गया है। अब अगर बेटा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है? टेरिडोफाइटा है। तो इस तरह के पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे, कितने बढ़िया बढ़िया आपको हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, है ना? इसको आप लोगों ने बढ़िया गमले में सजा रखा है। तो यहां पर आपको जड़ तना पत्ती मिलेगी। यहां पर आपको क्या होगा? प्रॉपर अच्छे से जड़ तना और पत्ती दिखाई देगी। कितना बढ़िया सा ये पेड़ पौधा लग रहा है। इसको किस में रखा गया? टेरिडोफाइटा में रखा गया। लेकिन खास बात क्या है इसकी? संवहन ऊतक तो यहां पर पाया ही जाता है, लेकिन यहां पे बीज नहीं पाए जाएंगे। क्या नहीं पाए जाएंगे? बीज नहीं पाए जाते हैं। क्या है बेटा? बीज नहीं पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा को किस आधार पे आगे चल करके विभाजित किया गया कि बीज नहीं पाए जाएंगे? संवहन ऊतक तो पाया जाएगा लेकिन बीज अनुपस्थित होंगे। ठीक है, और जड़ तना पत्ती में तो विभाजित है ही। आप देख ही पा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पेड़ पौधे में हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन बस इसमें कमी क्या है? सिर्फ एक कमी है कि बीज नहीं है। क्या नहीं है? बीज नहीं है, बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में आप लोगों ने ये पेड़ पौधे देखे होंगे। ये साइकस है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करेंगे तो ये किसका पेड़ है? इसको साइकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइकस कहते हैं। और इसको पाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइनस कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह के पेड़ पौधे आप लोगों ने देखे होंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है, चाहे वो साइकस हो या फिर वो पाइनस हो। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? जो बीज है उसमें आवरण नहीं पाया जाएगा। मतलब बीज उपस्थित तो होंगे। टेरिडोफाइटा में क्या देखा था? बीज नहीं थे। देखो बीज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में बीज पाए जाएंगे, लेकिन बीजों में आवरण नहीं पाया जाएगा। बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है। तो ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? ऐसे बीजों को नग्न बीज कहते हैं। ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? नग्न बीज कहते हैं। अब जब आवरण ही नहीं है तो क्या कहेंगे उनको? नग्न बीज कहेंगे। क्या कहेंगे? नग्न बीज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पेड़ हैं, ये पूरी तरह से जड़ तना और पत्ती में विभाजित हैं। लेकिन यहां पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि बीज तो हैं, लेकिन बीज के चारों ओर आवरण नहीं है।
तो बीजों का आवरण नहीं पाया जाता है। इस आधार पर बस खाली जो है एक नया उपवर्ग बना दिया गया जिसको जिम्नोस्पर्म के नाम से हम लोगों ने जाना। ठीक, इसके बाद कौन सी कैटेगरी आएगी? एंजियोस्पर्म आएंगे। एंजियोस्पर्म में बीज भी है, वो बढ़िया प्लांट है ना, वहां पर आपको फूल भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, फलों के अंदर बीज भी मिलेगा, आवरण भी मिलेगा, सब मिलेगा। बस खाली समस्या क्या है कि या तो वो एक बीजपत्री होंगे, एक बीजपत्र पाया जाएगा, या फिर वो द्विबीजपत्री होंगे, मतलब कि दो बीजपत्र पाया जाएगा। और ऐसों को कहां रखा जाएगा? एंजियोस्पर्म में रखा जाएगा। अगर आप बात करते हैं एक बीजपत्री की, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है पैफियोपोलिडम। ये बेटा पैफियोपोलिडम का फूल है, और ये बहुत सारे हैं, ये एक एक करके हैं, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये कैसे हैं? ये एक बीजपत्री है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बीजपत्र पाया जाता है, और बढ़िया बढ़िया से फूल खिलते हैं। वहीं आप दूसरा चित्र देखेंगे तो ये द्विबीजपत्री है, जिसका उदाहरण क्या है? आइपोमिया जिसका उदाहरण है ना। इसको आप ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया से आपको यहाँ पर कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो फूल है, या ये जो उपवर्ग है किसका? पेड़ पौधों का, ये वेल डेवलप होता है, पूर्ण विकसित होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरा जड़ तना पत्ती में विभाजित है, संवहन ऊतक भी पाया जाता है, ठीक है। और इसके आधार पर बीज भी पाए जाते हैं, और बीज में भी क्या है कि बीजों में आवरण भी पाया जाता है, और उनको कहां रखा जाएगा? एंजियोस्पर्म में रखा जाएगा। बस क्या है, ये दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री होता है जिसका उदाहरण क्या है? पैफियोपोलिडम है, और दूसरा द्विबीजपत्री है जिसका उदाहरण आइपोमिया होता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में बेटा? पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में देखा? पेड़ पौधों के बारे में देखा। वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमलिया की, किसकी बात करते हैं? एनिमलिया की बात करते हैं बेटा। तो एनिमलिया में किसको रखा जाता है? जीव जंतुओं को। किसको रखते हैं? जीव जंतुओं को रखा जाता है। और हमने आपको बताया कि ये जो जीव जंतु हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। क्या है? बहुत सारी कैटेगरी है। छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो क्या हर तरह के जीव जंतु को क्या एक ही जगह रख दिया जाएगा? नहीं, जो छोटे जीव जंतु हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको अलग श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनको अलग श्रेणी में रखा जाएगा। कुछ केचुए टाइप के होते हैं। अब केचुआ और मकड़ी देखा है, केचुआ देखा है, छिपकली देखा है, क्या इन तीनों में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। तो उसी अंतर के आधार पर जो एनिमलिया है, इसको बहुत सारे किस्में फाइलम में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, किसमें विभाजित किया गया? बहुत सारे फाइलम में विभाजित किया गया है। देखते हैं कि जीव जंतुओं को किन किन फाइलम में रखा जाता है, जीव जंतुओं को किस फाइलम में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फाइलम पढ़ते हैं, उसको पोरीफेरा कहते हैं। सबसे पहले जो फाइलम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। इसके बाद सीलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर निमेटोडा। ठीक, फिर इसके बाद पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनेलिडा। क्या आ गया? एनेलिडा। ठीक, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा और एनेलिडा। और भी हैं, हम परेशान नहीं, अभी बहुत सारे हैं अभी तो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? जो सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा जो फाइलम है वो होता है आर्थ्रोपोडा। और ये क्या है? सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा जीव जंतु इसी फाइलम में होते हैं। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा है। और आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है? मोलस्का। ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। मतलब पहला सबसे बड़ा फाइलम बेटा कौन सा है? तो पहला सबसे बड़ा फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु आएंगे, है ना, सबसे बड़ा फाइलम है। लेकिन वहीं दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? जो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है वो क्या है? मोलस्का है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। फिर आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, फिर वर्टिब्रेटा। ठीक, तो देखो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनिलिडा, ठीक है, और ये सब आपको याद हो जाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ये सब जितने भी 9-10 फाइलम है ये सब आपको याद हो जाएंगे। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, और वर्टिब्रेटा। एक कोई मिस हो रहा है मुझे लगता है, हाँ, प्रोटोकॉर्डेटा। तो यहां पर पहले क्या आएगा? प्रोटोकॉर्डेटा आएगा। प्रोटोकॉर्डेटा और 10वां हो जाएगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को ही वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डेटा को ही वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो 10 तरीके के फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, और सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर इसके बाद निमेटोडा, फिर एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा। फिर आर्थ्रोपोडा क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक, सबसे ज्यादा जीव जंतु कहां मिलेंगे आपको? ऑर्थोपोडा में मिलेंगे। फिर इसके बाद फिर मोलस्का पढ़ेंगे। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे पहला कौन सा? आर्थ्रोपोडा, दूसरा मोलस्का। फिर इसके बाद इकाइनोडर्मेटा, फिर प्रोटोकॉर्डेटा, और फिर कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा को ही क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो ये 10 फाइलम है। पेड़ पौधों में 5 थे, 5 डिवीजन। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 5 हम लोगों ने डिवीजन पढ़े थे, 5 उपवर्ग पढ़े थे। वहीं जीव जंतुओं की बात करेंगे तो जीव जंतु बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इनमें अंतर पाया जाता है, बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। चाहे आकार की बात करें, ठीक है, तो आकार में भी बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है, बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, जिसकी वजह से जो जीव जंतु वाला फाइलम है, जिसको एनिमलिया कहा गया है, इसमें 10 फाइलम हम लोगों को पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? 10 फाइलम पढ़ने हैं। और 10 फाइलम के नाम फिर से आप मेरे साथ रिपीट करो। चलो फटाफट, क्विक 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 क्विक। चलो, पहला कौन सा है? बताओ जल्दी से। पहला कौन सा है? पोरीफेरा। पहला कौन सा है? पोरीफेरा। फिर सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा को ही निमेटोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कौन सा याद रखेंगे? सिलेंट्रेटा याद रखेंगे। सिलेंट्रेटा के बाद फिर क्या आ जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक, तीसरे नंबर पे कौन आ गया? प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिर निमेटोडा, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम, जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन है? ऑर्थोपोडा है। फिर दूसरा सबसे बड़ा जो फाइलम है वो मोलस्का है, और फिर मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा, फिर प्रोटोकॉर्डेटा आ जाएगा, और फिर कॉर्डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से कितने फाइलम पढ़ने हैं? 10। और 10 फाइलम में क्या अंतर है, छोटे छोटे क्या अंतर है, उसको देखते हैं। देखो, पहला पोरीफेरा है, ये समुद्री जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं बेटा? ये समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह के जीव जंतुओं को देखा होगा जो समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और अक्सर ये आपको समुद्र में ही मिलेंगे। तो ये समुद्री जीव है, जिसको किस में रखा जाता है? जिसको पोरीफेरा में रखते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद क्या था? सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में ये भी समुद्री जीव है, जो कहां मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। ठीक है, तो चाहे हाइड्रा हो,
ये किसका उदाहरण है बेटा? ये बहुत ही फेमस है, इसका नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये क्या है? हाइड्रा है। क्या ये बेटा? ये हाइड्रा है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये ना भूलो। ठीक है, वैसे और कुछ भी चीजें नहीं भूलनी है आपको। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? हाइड्रा है। और इसको किस में रखते हैं? सीलेंट्रेटा में रखते हैं। ये भी समुद्री जीव हैं, लेकिन जो हाइड्रा है ये आपको कभी कभी स्वच्छ जल में भी मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर क्या है? इसके बाद है फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये बेटा चपटे कृमि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? चपटे कृमि। क्या कहते हैं इनको? चपटे कृमि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये प्लेनेरिया है। ये क्या है बेटा? प्लेनेरिया है। ये क्या है? ये प्लेनेरिया का उदाहरण है। ठीक है ना, बहुत जो है बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये प्लेनेरिया का। ठीक है ना, ये लीवर फ्लूक है। क्या है ये लीवर फ्लूक है। ठीक है, तो ये जो है किसमें रखे जाते हैं? इस तरह के जो छोटे छोटे जो चपटे कृमि होते हैं। कौन होते हैं? जो ये चपटे कृमि होते हैं, इसको किसमें रखते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि देखो इस तरह के जो समुद्री जीव थे उसको सीलेंट्रेटा में रखा गया था, जो इनसे भी छोटे थे उसको पोरीफेरा में रखा गया था, जो इस तरह के ये जो समुद्री जीव थे जिसको क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? स्पंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। ठीक है, फिर सीलेंट्रेटा आ गया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में चपटे कृमि को रखते हैं, जिसका प्लेनेरिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, वो फीता कृमि है और ये लीवर फ्लूक है। ठीक, इसके बाद ये क्या है? ये निमेटोडा है। और निमेटोडा में ये किसका चित्र आपको दिख रहा है? क्या आप पहचान पाएंगे? ये आपको चित्र दिख रहा है एस्कैरिस का। किसका चित्र है ये बेटा? ये एस्कैरिस का चित्र है, जिसमें ये मेल है। ठीक है ना, और ये फीमेल है। ठीक है ना, ये कैसा है? ये फीमेल वाला है। ठीक, और ये मेल है। कैसा है ये फीमेल है और ये मेल है। क्या है ये? एस्कैरिस। क्या है ये बेटा? एस्कैरिस है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद देखो एनेलिडा देखते हैं। ठीक है ना, ये इसके पहले कौन सा देखा हम लोगों ने? निमेटोडा देखा। अब ये क्या है? ये एनेलिडा है। और एनेलिडा में देखो इस तरीके से ये केचू है जिनको हाथ में लेकर के खिलाया जा रहा है। क्या कभी आप लोगों ने ऐसे खिलाया है ना? ये अक्सर कहाँ मिलते हैं? ये मिट्टी में मिलते हैं, और ये मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने में भी मदद करते हैं। कौन से? ये वाले। ये नहीं, ये तो जोक है। ये क्या है? ये जोक है। इसको अगर आपने हाथ में ले लिया ना, इसको अगर आपने भाई साहब हाथ में ले लिया तो तुम्हारा खून पी जाएगी ये। समझे? ये खून पीती है। ये जोक है, इसलिए इसको इसने हाथ में लेकर के दिखा रहा है, लेकिन ये चिपक जाती है शरीर में। और ये जब शरीर में चिपक जाती है ना भाई साहब, तो भाई साहब आपको इतनी जोर से खून चूसती है ना कि क्या ही बताया जाए। लेकिन ये कौन है? ये केचुए हैं। ठीक है ना, जो कहां पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनको किस में रखा जाता है? इस तरह के जो जीव जंतु हैं, इस तरह के जीव जंतु को एनेलिडा में रखा जाता है। ठीक, वहीं देखो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये कैसा होता है बेटा? सबसे बड़ा है। कैसा है? ये सबसे बड़ा है। और उसमें देखो कितने अलग अलग तरह के हैं कि ये देखो ये कीड़ा आपको अलग तरह का दिख रहा है। ठीक है ना, ये टिड्डा भी इसी में मिल जाएगा हमको। ठीक है, और ये देखो ये चींटी भी आर्थ्रोपोडा में आ जाएगी। वहीं ये तितली है, देखो तितली भी आर्थ्रोपोडा में आ जाएगी। है ना, कितने अलग अलग तरह के आपको जीव जंतु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो ये कितने अलग अलग तरह के, मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसको किस में रखते हैं? आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। चाहे वो तितली हो, चींटी हो, कोई कीड़ा हो या टिड्डा हो, या कोई भी कीड़े मकोड़े हो। ये क्या? ये बहुत सारे क्या है? कीड़े मकोड़े हैं। तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट जितने भी होते हैं, सबको किस में रखा जाता है? सबको आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। और इसीलिए ये सबसे बड़ा फाइलम होता है। ठीक, इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद मोलस्का आता है। मोलस्का में किसको रखते हैं? ये घोंगा है, घोंगे को रखते हैं। और इसके अलावा ये बहुत सारे यहाँ पर जानवर हैं। ये ऑक्टोपस को आप लोगों ने देखा होगा, है ना? नहीं ऐसे देखा होगा लेकिन मूवी में जरूर देखा होगा। तो ऑक्टोपस है या घोंगा है, ये घोंगा
आपको कहाँ मिल जाता है, मोरंग में मिल जाएगा। जहां मोरंग होती है तो मोरंग में बहुत सारे सीप, सीप का नाम सुना है ना आपने, तो ये सीप आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये आपको जो है मोलस्का के अंदर पाए जाते हैं। और मोलस्का के अंदर इतने सारे अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। ये क्या है बेटा, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम। क्या है ये, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक, इसके बाद आ जाएगा इकानोडर्मेटा आ जाएगा। इसमें आपको तारा मछली मिलेगी। देखो ये क्या है, ये तारा मछली है। क्या है ये क्या है, ये तारा मछली है, जिसको स्टार फिश कहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, ये समुद्री जीव है। कौन से जीव है ये समुद्री जीव है। तो ये समुद्री जीव आपको ये विभिन्न विभिन्न तरह के आपको समुद्री जीव कहाँ मिलेंगे, आपको इकानोडर्मेटा में मिलेंगे। इसके अलावा ये प्रोटोकॉर्डेटा है। और प्रोटोकॉर्डेटा का बेटा सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बेलनोग्लासेस। बेलनो क्लासेस किसका चित्र है ये बेटा, ये बेलनो क्लासेस का चित्र है, जिसमें हम लोग किसको पढ़ते हैं, इसको प्रोटोकॉर्डेटा में पढ़ते हैं। वहीं सबसे लास्ट में आ जाएगा कॉर्डेटा। क्या है ये, कॉर्डेटा। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। क्या कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं, कॉर्डेटा कहते हैं। अंग्रेजी की अगर बात करेंगे तो क्या कहते हैं, उसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, और वर्टिब्रेटा में आपको भिन्न भिन्न तरह के आपको यहां पर मिलते हैं। इसको 5 श्रेणियों में बांटते हैं। वर्टिब्रेटा को बेटा कितनी श्रेणियों में बांटा गया, उसको फिर से आगे चल करके 5 श्रेणियों में बांटा गया है। वो जीव जो सिर्फ जल में रहते हैं, जैसे कि ये मछलियां, कहां पे रहती हैं, ये जल में रहती हैं। ठीक, इसके अलावा वो जीव जो जल में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। पहले वो जीव आएंगे पहली श्रेणी में जो सिर्फ जल में रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मछलियां कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी श्रेणी जो जल में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, जैसे कि ये मेढक है ना, जल में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। क्या ये उभयचर है, कैसा है, उभयचर। कौन होते हैं उभयचर, वो जीव जो जल में भी रहते हैं और भूमि में भी रहते हैं, जो दोनों जगह रहते हैं, उनको उभयचर कहते हैं। उदाहरण सबसे बढ़िया क्या है इसका, मेढक है। इसके अलावा वो जीव जो फिर हवा में उड़ते हैं, कहां उड़ते हैं, हवा में, जैसे कि ये पक्षी है ना, ये कहां उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। वो जीव जो सिर्फ और सिर्फ कहां रहते हैं, भूमि में रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जल में भी रहते हैं, जैसे कि सांप, जैसे कि सांप है ना। अब इसमें से कोई, अब सांप तो यहां पर बना नहीं है, लेकिन सांप के अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं, जैसे कछुआ है। कछुआ कहां रहता है, कछुआ जल में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। सांप जमीन में रहते हैं। ठीक, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे, घड़ियाल, ये सारे के सारे उदाहरण किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है ना, रेप्टाइल्स में कौन से होते हैं, जो ये मेनली ये जमीन में रहते हैं मुख्यतः, कभी कभी पानी में भी आपको पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको उदाहरण बताया, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, ये पानी में भी मिलते हैं और जमीन में भी आ जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये सब किसमें आते हैं, रेप्टाइल्स में। इनका शरीर का आकार ऐसा होता है, लंबा सा, लंबा और चपटा। कैसा आकार होता है, लंबा होता है और चपटा होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रेप्टाइल्स हैं। इसके अलावा 5वां आता है मैमल्स। इसमें आपको हाथी भी मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको ये क्या है, ये चूहा बना है कि खरगोश बना है, क्या है, जो भी है तुम समझ लो उसको। ठीक है ना, ये चमगादड़ बना हुआ है, ये है, चाहे देखो ये कंगारू है, चाहे मनुष्य हो, चाहे शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी ले लो, ये सब किस में आ जाएंगे, मैमल्स में आ जाएंगे। तो फिर कशेरुकी को, कॉर्डेटा को या वर्टिब्रेटा को, सब नाम एक ही है, इनको 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला जो जल में रहते हैं, जैसे कि मछलियां, छोटी छोटी सी मछलियां। ठीक है, इसके अलावा वो जो जल में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, जिसको उभयचर कहते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे मेढक। फिर वो जो जल में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो चपटा होता है, और किस में आते हैं, वो रेप्टाइल्स में आते हैं। ये उभयचर में थे, मेढक क्या है, उभयचर है, लेकिन अब रेप्टाइल्स में आएंगे, जैसे कि सांप, ठीक है, मगरमच्छ, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ये सब।
तो ये सब किस में आ जाएंगे, रेप्टाइल्स में आ जाएंगे। इसके अलावा जो हवा में उड़ते रहते हैं सबसे बढ़िया वो पक्षी हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिर आ जाएगा सबसे आखिरी में मैमल्स। मैमल्स में क्या पढ़ेंगे, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और खरगोश जो भी हैं, और इंसान, हम लोग भी, ह्यूमंस, हम लोग भी किस में आ जाएंगे, मैमल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आज पेड़ पौधों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों को रखा गया था प्लांटी वाले जगत में, जबकि जीव जंतुओं को रखा गया था एनिमलिया के जगत में। सबसे खास बात क्या थी इनकी, ये बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, तो इसलिए इनको एक ही जो है अलग अलग, एनिमलिया और प्लांटी दो अलग अलग जगहों पर रखा गया, लेकिन दोनों में अंतर भी था, उस अंतर को भी समझा। पेड़ पौधों में कौन कौन से उपवर्ग होते हैं, चाहे थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, टेरिडोफाइटा हो, ये पढ़ा। या इसके अलावा जीव जंतुओं में हम लोगों ने फाइलम को पढ़ा, फिर वो चाहे पोरीफेरा हो, चाहे सीलेंट्रेटा हो, या फिर वो प्लेटीहेल्मिन्थीज हो, निमेटोडा हो, या फिर एनेलिडा हो, आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे बड़ा फाइलम है, फिर मोलस्का जो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, फिर एकाइनोडर्मेटा, फिर प्रोटोकॉर्डेटा, और फिर कॉर्डेटा मतलब कशेरुकी और अंग्रेजी में वर्टिब्रेट, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे फिर आगे 5, जिसमें पिसीज जो सिर्फ पानी में रहते हैं, ठीक है, और पिसीज के बाद फिर आगे जो है एम्फीबियंस मतलब उभयचर जो पानी में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, फिर रेप्टाइल्स आगे जैसे कि सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, फिर आगे एवीज मतलब जो हवा में रहते हैं मतलब कि पक्षी, और फिर आगे मैमल्स, मैमल्स में शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने आज इसको पढ़ा और समझा कि प्लांटी में क्या क्या पढ़ना है और एनिमलिया में क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोगों ने ये एक मोटा मोटा सा हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को किस तरीके से प्लांटी में और किस तरीके से एनिमलिया में पढ़ना है। आगे आने वाले लेक्चर में इसको और ज्यादा डीप करके पढ़ेंगे और ज्यादा अच्छे से इसका अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।